हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट सिविक्स। तो तुमको कंप्लीट सिविक्स में पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे। पार्ट 1 का ये वीडियो तुम देख रहे हो, इसके बाद तुमको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के वीडियो मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियो सिविक्स की प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 1, जिसमें हम अपनी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें तुमको कवर करना है द यूनियन पार्लियामेंट, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, तो ये हम कवर करेंगे। और जो पार्ट 2 होगा उसमें तुम्हारा सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कवर होगा, और जो पार्ट 3 होगा उसमें तुम्हारा फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ वाला चैप्टर कवर होगा। तो ओवरऑल ये तुम्हारा क्या पैटर्न रहेगा। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द यूनियन पार्लियामेंट। तो देखो, इसमें सबसे पहले तुम्हारा आता है फेडरलिज्म। तो बात आती है फेडरलिज्म क्या होता है। तो देखो, फेडरलिज्म तुम्हारा एक क्या है, सिस्टम है गवर्नमेंट का। ये तुम्हारा एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। पहला पार्ट तुम्हारा होता है सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा पार्ट तुम्हारा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, एक सेंट्रल अथॉरिटी में और दूसरी तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। ये सिस्टम तुम्हारा क्या है, बहुत पुराना सिस्टम है। अब इसके बाद जो न्यू कमिंग सिस्टम आया उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट तुम्हारा है पार्लियामेंट। तो बात करते हैं कि यार यूनियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। तो देखो, यूनियन पार्लियामेंट में तुम्हारी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तुम्हारा होता है द प्रेसिडेंट, सेकंड योर लोकसभा एंड थर्ड योर राज्यसभा। तो यूनियन पार्लियामेंट 3 चीज़ों में रहता है। फर्स्ट तुम्हारा है द प्रेसिडेंट, सेकंड तुम्हारा है द लोकसभा एंड थर्ड तुम्हारा द राज्यसभा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये किस तरीके से काम करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या रहता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करके रखा है। इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट होती है यूनियन की, उसमें मेन कौन होता है, मेन होता है तुम्हारा प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है, प्रेसिडेंट के बाद तुम्हारी 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है एग्जीक्यूटिव और दूसरा आता है तुम्हारा लेजिस्लेचर। एक आता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा तुम्हारा आता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में होता है मिनिस्टर्स। कौन होता है, मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, और जो लेजिस्लेचर होता है उसमें तुम्हारा आता है पार्लियामेंट। तो तुमको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट में कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। पहली एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। लेजिस्लेचर में कौन आता है, पार्लियामेंट आता है। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो, जो लेजिस्लेचर होता है वही तुम्हारा डिवाइड हो जाता है। देखो, लेजिस्लेचर तो जो मेन जो तुम्हारा पार्लियामेंट होता है, देखो पार्लियामेंट देखो कैसे डिवाइड रहता है वो देखना। देखो, पार्लियामेंट में तुम्हारे 2 हाउसेस रहते हैं। एक तुम्हारा है राज्यसभा और दूसरा है तुम्हारा लोकसभा। एक तुम्हारा है राज्यसभा, दूसरा है तुम्हारा लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो लोकसभा उसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। देखो, तुमने सुना होगा कि जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर राज्यसभा रहती है, और जो सेंट्रल लेवल पे रहता है वो क्या रहता है, लोकसभा रहती है। तो ये वही चीज़ है, जो जैसे तुम्हारा यूपी है, तुम्हारा मान लो एमपी है, तो यहाँ पर सब क्या रहता है, यहाँ पे तुम्हारा ये राज्यसभा रहता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे क्या रहता है, लोकसभा रहता है। तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे लिखा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल इन द लोकसभा। अब आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। तो देखो, राज्यसभा में तुम्हारे जो मेंबर्स हैं वो 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तुम्हारे राज्यसभा में मेंबर क्या है, 250 से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब 250 तक तुम्हारे अलाउ होंगे। 250 से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। और यार इसलिए जब तुम देखते हो कई बार जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में कई बार कहा जाता है कि यूपी में 210 मतों से विजयी हुआ। तो इस तरीके से कहा जाता है कि भाई 210 वोटों के साथ ये व्यक्ति विजयी हुआ। तो इस तरीके से कहा जाता है। तो ये क्या है, ये वही बोला जाता है कि कितने मेंबर्स इलेक्ट किए गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंसिडरेबल होती हैं। तो तुमको ध्यान रखना है, राज्यसभा में तुम्हारा काउंसिल ऑफ स्टेट आता है, लोकसभा में तुम्हारा हाउस ऑफ पीपल आता है। लोकसभा में तुम्हारे 552 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और तुम्हारा राज्यसभा में तुम्हारा 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
250 से ज़्यादा नहीं है, लोकसभा में 552 से ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ तुमको मैं और बताना चाहूँगा कि तुम्हारी बुक जो है, तुम्हारी बुक में यहाँ पे 550 लिखा होगा, तुम्हारी बुक में तुम्हारा 550 लिखा होगा, लेकिन ये मैं तुमको क्लियर करना चाहूँगा कि 550 क्या है, पहले था, प्रेजेंट टाइम पर 550 नहीं है, प्रेजेंट टाइम पर तुम्हारा क्या है 552 है। ये तुम ध्यान रखना अच्छे से। तो 552 मेंबर्स हैं तुम्हारे लोकसभा में। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन आता है पेपर में कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, तो तुम बताओगे कि लोकसभा में 552 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो 552 तक क्या है, अलाउ है। अब इसके बाद तुमको ये देखना है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं उनको कैसे चुना जाता है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, कैसे उनको चुना जाता है। तो देखो जो 250 मेंबर्स तुम्हारे होते हैं, 250 में से तुम्हारे 12 मेंबर्स, कितने मेंबर्स, तुम्हारे 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको कई बार नॉमिनेट कर दिया जाता है, या किसी फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट होता है तो उनको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लोग क्या है डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते हैं। वो नॉमिनेट क्यों करते हैं, वो नॉमिनेट इसलिए करते हैं कि सोसाइटी में एक क्या पॉजिटिव मैसेज जाए कि अगर तुमने ये इतनी उपलब्धि पाई है तो उसके बेसिस पर लोग क्या है चुनाव वगैरह में आना चाहें। क्योंकि देखो राजनीति कहा जाता है कि बहुत बेकार होता है, ये मतलब सामाजिक तथ्य है कि भाई लोग कहते हैं राजनीति बहुत बेकार चीज़ होती है, उसमें नहीं जाना चाहिए, ये मतलब लोग कहते हैं। लेकिन यार ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं 12 मेंबर को क्या नॉमिनेट कर देते हैं जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर वो ला देते हैं और वो एक सोसाइटी में क्या पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं कि तुमको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। अब देखो इसके बाद जो तुम्हारे 12 मेंबर नॉमिनेट होगा तो तुम्हारे बचे 238 मेंबर। तो 238 मेंबर या फिर उससे कम जो मेंबर तुम्हारे रहते हैं वो स्टेट्स में रहते हैं या फिर यूटीज में रहते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज और तुम्हारे स्टेट्स में वो मेंबर क्या है इलेक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो तुम्हारा ये पूरा तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है अबाउट दिस सेक्शन तो तुम क्या पूछ सकते हो। इसके बाद हम कवर करते हैं लोकसभा को डिटेल में और राज्यसभा को डिटेल में। तो तब तक के लिए तुम क्या है इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से नोट कर लो, बाकी का हम क्या है आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा डिटेल में कि लोकसभा में क्या चीज़ें रहती हैं और राज्यसभा में क्या चीज़ें रहती हैं। तो देखो मैं तुमको एक सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा में चीज़ों को तुम कैसे समझ सकते हो। देखो मैं तुमको अगर डिफरेंस क्रिएट कर दूं, अगर मैं तुमको दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दूं तो तुम ये क्लियर कर ले जाओगे कि राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें हैं और लोकसभा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोनों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ पॉइंट, उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स की, उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की, उसके बाद करते हैं राज्यसभा की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है एज, कि किसी मेंबर के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो देखो लोकसभा में एज होनी चाहिए 25 ईयर, कम से कम 25 ईयर एज होगी तभी वो क्या है लोकसभा का मेंबर हो सकता है। और राज्यसभा में ये तुम्हारी एज होनी चाहिए 30 ईयर। अगर 30 ईयर से कम एज है तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा हो गया कि राज्यसभा में कोई व्यक्ति कब आएगा, जब उसकी एज मिनिमम 30 ईयर होगी, और लोकसभा में कब आएगा जब उसकी एज क्या है 25 ईयर होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टाइम पीरियड, जो मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो देखो जो तुम्हारे मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा में 5 ईयर के लिए रहते हैं, लोकसभा में कितने के लिए रहते हैं 5 ईयर के लिए, लेकिन राज्यसभा में ये टाइम पीरियड 6 ईयर का हो जाता है। तो ध्यान रखना राज्यसभा में ये पीरियड क्या है 6 ईयर का तुम्हारा क्या है हो जाता है। फिर बात करते हैं हाउस की। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं अबाउट द हाउस। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं या फिर लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो देखो ये जो लोकसभा राज्यसभा का जो हाउस वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है और बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है। तो देखो मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अच्छे से तुम समझना। एल मतलब लोकसभा और एल मतलब लोअर, तो सेम पर आ जाओ तुम। एल मतलब लोकसभा और एल मतलब लोअर। तो लोकसभा को तुम बोल दोगे क्या लोअर हाउस, क्या बोल दोगे लोअर हाउस।
और राज्यसभा को तुम बोल दोगे अपर हाउस। तो ध्यान रखना, लोकसभा मतलब एल और एल का मतलब लोअर, तो लोकसभा तुम्हारा लोअर हाउस है और राज्यसभा तुम्हारा क्या है, अपर हाउस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अबाउट द मेंबर्स, कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये अभी मैंने तुमको बताया था यहाँ पर कि लोकसभा में 552 से ज़्यादा नहीं होंगे और राज्यसभा में तुम्हारा 250 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वही चीज़ मैंने तुम्हारे लिए मेंशन किया है, लोकसभा में 552 से ज़्यादा नहीं होंगे और राज्यसभा में तुम्हारे 250 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर बात करते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, जो तुम्हारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो तुम्हारे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ये तुम्हारे क्या इलेक्ट होते हैं। बट जब बात आती है अबाउट द राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब यार देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, किसके अंदर ज़्यादा ताकत है, किसके अंदर ज़्यादा शक्ति है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि देखो लोकसभा तुम्हारा कैसा है, लोकसभा तुम्हारा सेंट्रल लेवल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ है उसमें क्या ज़्यादा पावरफुल होगा वो चीज़। तो देखो, जैसे जो मनी बिल पास होते हैं, तो इन बिल्स में जो सुप्रीम डिसीजन होता है वो तुम्हारा क्या है, लोकसभा का रहता है। तो लोकसभा तुम्हारा क्या है, मोर पावरफुल है, और जो तुम्हारा लास्ट राज्यसभा है वो तुम्हारा उससे क्या थोड़ा कम पावरफुल है। तो हम लिख देंगे लोकसभा में मोर पावरफुल और राज्यसभा में क्या है, लेस पावरफुल। फिर हम बात करते हैं अबाउट द डिजॉल्व, कि कौन सी चीज़ डिजॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिजॉल्व हो सकती है या फिर लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है। तो देखो, तुमको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा होती है वो 5 सालों में, हर 5 सालों में क्या डिजॉल्व हो जाती है। तो ध्यान रखना, एवरी 5 ईयर में लोकसभा जरूर और जरूर डिजॉल्व होती है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो कभी भी पूरी डिजॉल्व नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स क्या है, रह जाते हैं। तो तुमको ध्यान रखना है कि लोकसभा पूरी डिजॉल्व हो जाती है 5 सालों में, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो पूरी डिजॉल्व कभी भी नहीं होती है, तो कांट बी डिजॉल्व्ड। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो तुमने ये समझा कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उनके बीच का अंतर क्या है। जब तुमको सिर्फ लोकसभा के बारे में लिखना हो तो सिर्फ ये पॉइंट्स तुम उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा आ गया लोकसभा के बारे में तुमको राइट करना है, तो तुम लिख दो कि जो मेंबर होंगे उनकी जो एज होगी मेंबर बनने के लिए वो मिनिमम 25 ईयर होगा, उनके लिए जो टेन्योर होगा वो तुम्हारा 5 ईयर का रहेगा। लोकसभा मेंबर को, लोकसभा को कौन सा हाउस कहते हैं, लोकसभा को तुम लोअर हाउस कहते हो। इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, तुम्हारे 552 मेंबर्स हो सकते हैं। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। ये ज़्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है, या कौन डिसीजन की सुप्रीम बॉडी है, तो तुम बोलोगे लोकसभा। फिर उसके बाद बात करेंगे ये कब डिजॉल्व हो जाती है, तो ये एवरी 5 ईयर में क्या डिजॉल्व हो जाती है। जब तुमसे पूछा है अबाउट द राज्यसभा, तो तुम राज्यसभा के सारे पॉइंट दे दो कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 30 ईयर। कितना इनके लिए टेन्योर होता है, तो टेन्योर होता है 6 ईयर का। कौन सा हाउस होता है ये, तो ये तुम्हारा होता है अपर हाउस। फिर तुम्हारा कितने इसमें मेंबर्स हो सकते हैं, तो तुम्हारे 250 मेंबर्स तुम्हारे होते हैं, जिनमें से तुम्हारे जो है 240, जिनमें से तुम्हारे 12 मेंबर क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और 238 मेंबर तुम्हारे क्या है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज रहते हैं। फिर तुम्हारी बात करते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो यार इनका इलेक्शन तुम्हारा क्या है, इनडायरेक्टली होता है। कितना पावरफुल है, तो ये क्या है, मनी बिल जैसी चीज़ों में क्या है, कम पावरफुल है। और ये क्या डिजॉल्व हो सकती है, तो ये पूरी तरीके से कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। तो ये तुम्हारे राज्यसभा के पॉइंट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि तुमने डिफरेंस क्लियर कर लिया है, तो चीज़ों को तुम क्या है, राइट कर सकते हो। और जैसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो तुम जानते होगे कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या है, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, राज्यसभा के लिए भी यही होता है। कोई भी प्रॉफिट का जो पद है वो उसके पास ना हो, मतलब कोई प्रॉफिटेबल पद पर वो क्या है, ना हो, तो ये भी चीज़ तुमको पता होगी। मतलब जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो इन दोनों में होते हैं क्वालिफिकेशन के, वो तुम जानते हो ऑलरेडी। तो ओवरऑल तुमको मैंने बताया कि लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ गाइस, अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अबाउट द कोरम। कोरम क्या होता है,
तो जो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, कितने मिनिमम मेंबर्स हैं टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू इनेबल हाउस टू ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस। मतलब अगर कोई बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए कितने मिनिमम मेंबर्स क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम कहते हैं कोरम। तो कोरम के तुम समझ सकते हो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी है जिसको पास करना है, तो पास करने के लिए जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोरम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये एग्जाम में तुम्हारा पूछा जाता है 1 मार्क में। व्हाट इज क्वेश्चन आवर। तो तुमको ध्यान रखना है जो तुम्हारा वर्किंग डे होता है, जो तुम्हारा वर्किंग डे होता है उसका जो फर्स्ट आवर होता है, तो वर्किंग डे का जो फर्स्ट आवर होता है उसको तुम कहते हो क्वेश्चन आवर। तो ध्यान रखना फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा 0 आवर। तो देखो क्वेश्चन आवर के बाद जो टाइम आता है, क्वेश्चन आवर के बाद जो टाइम आता है वो तुम्हारा 0 आवर में आता है, और ये टाइम तुम्हारा होता है 12 o'clock का। तो नॉर्मली टाइम तुम्हारा यही रहता है 12 o'clock का, तो ये तुम्हारा क्या है 0 आवर में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम कवर करते हैं पार्लियामेंट प्रोसीजर्स का, कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखो पहली है तुम्हारा सेशंस। जो सेशंस होते हैं वो तुम्हारा पार्लियामेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कोरम भी तुम्हारा इसी के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट वन है तुम्हारा इंटरपेलेशन, तो ये भी तुम्हारा पार्लियामेंट प्रोसीजर्स में आता है। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो तुम्हारा पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के अंदर आता है। और नेक्स्ट है तुम्हारा मोशन। तो जितने भी मोशन होते हैं वो तुम्हारे पार्लियामेंट प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तुम्हारा इधर का पार्ट कवर हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर की। तो जो स्पीकर होता है उसके क्या क्या पावर्स रहती हैं, क्या क्या राइट्स रहती हैं, वो हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, तो लोकसभा के स्पीकर के पास देखो क्या क्या अथॉरिटी रहती है। तो देखो बिजनेस जो होता है हाउस का वो इन्हीं के द्वारा क्या देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे क्या होता है, जो प्रशासन के काम होते हैं वो सारे के सारे क्या है स्पीकर के अंतर्गत रहते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो स्पीकर के अंतर्गत रहती हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डिसिप्लिनरी फंक्शन। तो जो भी डिसिप्लिनरी फंक्शंस रहते हैं वो भी स्पीकर के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा मिसलेनियस फंक्शन। तो इसके अलावा जो भी अदर फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में तो स्पीकर के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तुमने देखा होगा कि जब लोकसभा का एक चैनल है, तो अगर तुम देखोगे लोकसभा का चैनल तो तुम वहाँ पे देखोगे स्पीकर हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है। स्पीकर सारी चीज़ों को क्या मैनेज कर रहा होता है। अगर स्पीकर नहीं है, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है और किसी काम से को जाना पड़ता है तो उस जगह तुम्हारा जाता है डिप्टी स्पीकर। ओवरऑल कहने का मतलब ये है या तो स्पीकर प्रेजेंट होगा या फिर तुम्हारा डिप्टी स्पीकर क्या प्रेजेंट होगा, तभी तुम्हारा लोकसभा में ये सब चीज़ें एक्टिविटी हो रही होंगी। तो ये तुम समझ गए भाई स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो स्पीकर के फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होता है, डिसिप्लिनरी फंक्शन होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होता है, बिजनेस ऑफ हाउस होता है, नेक्स्ट योर मिसलेनियस फंक्शंस रहते हैं। फिर लास्ट है तुम्हारा पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शंस और उनकी क्या पावर है। अब देखो हम बात कर रहे हैं अबाउट द पार्लियामेंट, तो ये तुम अच्छे समझना। देखो तुमको मालूम है कि पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में क्या क्या पावर्स रहती हैं, क्या उनके फंक्शन रहते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो रहती है तुम्हारी लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो लेजिस्लेटिव में क्या रहता है, स्टेट का और यूनियन का लिस्ट क्या बनाया जा सकता है। स्टेट का और यूनियन का लिस्ट बनाया जा सकता है अंडर द फंक्शन। फिर नेक्स्ट तुम्हारा फाइनेंशियल पावर, जिसमें देखो क्या रहता है, जैसे तुम्हारा जो बजट आ रहा है, कोई तुम्हारा टैक्स आ रहा है, टैक्स को लेकर कोई बदलाव हो रहा है, बजट में जो चेंजेस हो रहे हैं, कहने का मतलब जो भी बजट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो ओवरऑल तुम्हारी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो पावर भी तुम्हारी क्या है पार्लियामेंट के अंतर्गत होती हैं। तो तुमको मालूम है कि बजट क्या हर साल आता है। जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के उनको क्या टैक्स में कभी छूट देते हैं, कभी क्या टैक्स को बढ़ा देते हैं। मतलब जो चेंजेस होते हैं, जितने भी चेंजेस है तुम्हारे टैक्स में, जैसे तुम्हारा जीएसटी में भी कई बार चेंजेस होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनके टैक्स रिबेट में चेंजेस होते हैं। तो जितने भी चेंजेस सब हो रहे होते हैं वो सब तुम्हारा फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है, तुम्हारे जो भी मोशन लिए जाते हैं, जो भी चेंजेस किए जाते हैं मोशन के थ्रू, वो सारे के सारे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्टोरल।
तो नेक्स्ट तुम्हारा फंक्शन है इलेक्टोरल। तो देखो इलेक्टोरल में क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं, किसका इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव करना है या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना है या स्पीकर का चुनाव करना है या डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना है, तो ये तुम्हारा इलेक्टोरल के अंतर्गत आता है और ये फंक्शन तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। तो तुमको ध्यान रखना है पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में जो इलेक्टोरल है वो भी इसी का पार्ट है। और इलेक्टोरल में तुम क्या करते हो, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, स्पीकर का चुनाव और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा जुडिशियल पावर। जो जुडिशियल पावर होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब तुम सोच रहे हो जुडिशियल पावर तो जजेस वगैरह करते हैं, जज का काम है भाई ऑर्डर वगैरह देना, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जज का काम है ऑर्डर वगैरह देना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे किसी जज को हटाना है, किसी जज को हटाना है या मान लीजिए प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उस सिचुएशन में क्या है, इम्पीचमेंट लाते हैं। तो इम्पीचमेंट लाकर किसी प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं या फिर किसी जज को हटा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो भाई इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं, किसी हाईकोर्ट के जज को हटाना है तो इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। तो इम्पीचमेंट लाकर क्या है, ये फैसले लिए जाते हैं और ये इम्पीचमेंट क्या है, तुम्हारा क्या है, पार्लियामेंट के थ्रू जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। तो देखो जो नॉर्मल जो केसेस वगैरह होते हैं वो तो जजेस वगैरह ही देखते हैं, लेकिन अगर कोई जज गड़बड़ी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है और उस पर सरकार को संदेह है, तो इम्पीचमेंट के थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उसको क्या है, हटाने का ये प्रोसेस है इम्पीचमेंट। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा कोई गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है उनके द्वारा, तो इम्पीचमेंट के थ्रू क्या है, किसी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको क्या हटाया जाता है। तो इंडिया में प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट का है। इम्पीचमेंट के थ्रू तुम प्रेसिडेंट एंड जजेस को क्या है, रिमूव कर सकते हो उनकी पोस्ट से। फिर लास्ट है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, जैसे कोई तुमको अमेंडमेंट करना है, जैसे कोई तुम्हारा नियम बना हुआ है, कोई तुम्हारा कानून बना हुआ है, उस कानून में कोई बदलाव करना है, तो ये तुम्हारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत आता है। तो देखो पार्लियामेंट के अंदर पावर है, पार्लियामेंट के अंदर पावर है, कोई लॉ है जो गड़बड़ कई सालों से चला आ रहा था या फिर उस लॉ में कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम है, उसके लिए सज़ा मान लीजिए 5 साल की है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये सज़ा क्या है 5 साल की जगह क्या ये 3 साल की होनी चाहिए, तो अमेंडमेंट के थ्रू उस सज़ा को क्या 3 साल के लिए किया जा सकता है। अब उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए रूल अगर आज की डेट में अप्लाई हुआ है, आज की डेट में अगर अप्लाई हुआ है, तो आज की डेट से जितने भी केसेस आने वाले टाइम में होंगे उनके लिए ही सज़ा सिर्फ 3 साल की होगी और बाकी के जो केसेस पहले हो चुके होंगे उनकी सज़ा क्या 5 साल ही रहेगी। क्योंकि ये अमेंडमेंट का तरीका होता है कि जब भी कोई बदलाव किया जाता है तो बदलाव जिस डेट से किया जाता है उस डेट से और उसके आगे तक के जो केस होते हैं उन पर वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही होती है और बाकी प्रीवियस केसेस पे जो पुराने रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूल में चेंजेस करना है, कोई भी मान लीजिए कुछ सज़ा वगैरह है, कुछ भी चीज़ में चेंजेस करना है, कोई भी लॉ है जिसमें चेंज करना है, तो वो सारे के सारे क्या अमेंडमेंट के थ्रू क्या किए जा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ये शक्ति है और सबसे बड़ी पावर यही है। तो तुम समझ लो कि भाई ये इतनी पावर, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, इलेक्टोरल पावर है, जुडिशियल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो तुम समझ सकते हो कि यार पार्लियामेंट कितना पावरफुल है। तो ओवरऑल मैंने तुमको क्या सारी चीज़ें कनेक्ट करवाई, सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया। और अगर तुमको लगता है कि कोई भी चीज़ जो तुमको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो तुम्हारा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इनके जो पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 3, वो तुम क्या सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहाँ तुमको प्रॉपर वे में प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, जहाँ तुम अच्छे से सारी चीज़ समझ पाओगे। तो यार आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच।